वेलकम HSH मेंबर्स, डॉक्टर विश्वजीता मैडम। आज HSH ग्रुप में मैडम पहली बार आ रही हैं। ऐसे नए लोगों का कि हौसला अफजाई करनी चाहिए और बहुत अच्छी बात है जो नए लोग हमारे साथ आ रहे हैं, इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं कि हाँ हमने केस सॉल्व किया और हम शेयर करते हैं। आपकी हिम्मत की, आपके हौसलों को सैल्यूट करते हुए वेलकम मैडम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये मेरा पहला VC है, इसलिए मैं अपना पहला इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। माय नेम इज विश्वजिता महांता फ्रॉम गया और मैं एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ BHMS की। और ये मेरा पहला केस है, इसलिए सब कोई थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। सबसे पहले मैं ग्रैटिट्यूड करना चाहूंगी अशोक वधिया सर को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपना केस HHS के प्लेटफॉर्म में शेयर कर सकते हैं। पहले HHS में अनु मैम का क्लास करते थे, हारून शेख सर का क्लास करते थे, तो लगता था कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आज ऐसा मौका आया है कि हम अपना भी केस शेयर कर पा रहे हैं। इसलिए थैंक यू सो मच सर, और सबको ग्रैटिट्यूड करना चाहूंगी HHS मेंटर्स को। सो ये जो एक केस है वो मेरी फ्रेंड का है। सो दिस इज ए केस ऑफ RA तो नेगेटिव था, लेकिन उसका जो एंटी CCP था बहुत ज्यादा था, तो वो इंडिकेट कर रहा था कि वो अर्ली RA का केस है। तो उसका प्रेजेंट कंप्लेंट था पेन इन फिंगर्स, unable her to hold anything and do anything, pain in knee joint, pain in jaw and eye also, started from left side to the right side, swelling in the joint and redness, aggravation हो रहा था उसको cold thing, exertion, mental and physical both, amelioration हो रहा था from hot application। उस टाइम में हम अपना फर्स्ट ईयर में थे, तो हमको इतना माइंड मेथड या फिर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन उन्होंने ये सब बताया हमको। तो मेरी दोस्त थी। पेन स्टार्ट आफ्टर कमिंग फ्रॉम होम आफ्टर वेकेशन इन द AC compartment of train. It's the acute attack of pain occurs within 10 days. Pain was so severe that she goes to the doctor and get test done. तो उसका एंटी CCP जो था वो था 583, जो कि बहुत ज्यादा होता है, और RA जो था उसका नेगेटिव था, और हेमोग्लोबिन स्लाइड 10 ग्राम के आसपास होगा। Which is an indication of early RA. According to modern medicine, there is no cure for rheumatoid arthritis. Only option is to manage the symptoms by non-steroidal anti-inflammatory drugs, and disease-modifying anti-rheumatic drugs are used to suppress the immune system and slow down the disease progress as it is an autoimmune disease. So is homeopathy work as preventive medicine for this early RA case? तो उसका कुछ इस तरह सा केस था। पेशेंट का पेन स्टार्ट हुआ 10 से 15 दिन पहले। पेन इतना ज्यादा सीवियर था कि उसने अपने एक सीनियर को बताया और उन्होंने टेस्ट कराने के लिए सजेस्ट किया। रिपोर्ट आने के बाद उसने मुझे कांटेक्ट किया कि देखो ना ऐसा हो गया है, हम क्या करें। मैं पेशेंट भी नहीं देख पा रही हूँ, तुमको तो पता है हम लोग का काम ही सारा हाथ से ही करना पड़ता है, अगर मैं काम नहीं कर पाऊंगी तो फिर कैसे होगा। She is so much anxious and nervous that time. So I said रुको, हम अपने एक सीनियर से कांटेक्ट करती हूँ, तुम टेंशन ना लो। देन ऑनलाइन वीडियो कॉल में मैंने उसका कंसल्टेशन कराया। तो डॉक्टर पूछा कि क्या दिक्कत है बताओ। तो पेशेंट बोली मैं रिपोर्ट आपको सेंड करूं क्या। डॉक्टर ने कहा क्या है रिपोर्ट में, सेंड कर दो मैं देख लूंगा बाद में। पेशेंट बोली मेरा सारा रिपोर्ट सही है, RA भी नेगेटिव है आया है, खाली एंटी CCP 583 है और हेमोग्लोबिन थोड़ा सा कम है, 11 ग्राम होना चाहिए था, 10 ग्राम है और कुछ नहीं निकला है, और रिपोर्ट भी अच्छे पैथोलैब से ही किया है, गलत थोड़ी ना दिया होगा। डॉक्टर ठीक है, अब तुमको क्या लग रहा है वो बताओ।
पेशेंट बोली अभी सारे जॉइंट पे दर्द हो रहा है, स्वेलिंग भी हो रहा है, मूवमेंट नहीं कर पा रही हूँ। पहले लेफ्ट साइड से शुरू हुआ, फिर राइट साइड हुआ, जो में, शोल्डर में, नेक में, पेल्विस में, नी में, एंकल में, अब तो फिंगर्स में भी आ गया है। मैं फोल्ड ही नहीं कर पा रही हूँ और पेशेंट को हैंडल भी नहीं कर पा रही हूँ। डॉक्टर ने पूछी कब से हो रहा है? पेशेंट बोली 12 दिन से हो रहा है। फिर सर पूछे कि आपको एग्जैक्टली कैसे पता कि 12 दिन से ही हो रहे हैं? तो उसने कहा कि क्योंकि उस टाइम में घर से वापस आई थी ट्रेन में और एसी में बहुत देरी थी, तो जैसे ही आई थी पेन होना शुरू हो गया था और अपना डेट भी बताई कि इतना इतना को वो आई थी। फिर डॉक्टर ने कहा आप घर से दूर रहते हो? फिर वो बोली कि हाँ, मैं कोलकाता में पढ़ाई करती हूँ, मेरा घर यहाँ है। डॉक्टर पूछे कि आपका घर तो बहुत दूर है ना? पेशेंट बोली हाँ, 800 किलोमीटर है यहाँ से। डॉक्टर पूछे अच्छा, आपको पूरा डिस्टेंस भी पता है? पेशेंट स्माइल की। फिर वो बोले कि शायद ज्यादा एसी में रहे इसलिए पेन स्टार्ट हुआ होगा। एंड द पेशेंट वाज टॉकिंग लाफिंगली, वो उसका नेचर ही है कि वो ऐसे ही हंस के बात करती है। डॉक्टर ने पूछा कि आप इतना क्यों हंस रहे हो, कोई डर है क्या इसलिए? पेशेंट बोली नहीं, कोई डर नहीं है, मैं ऐसे ही हूँ। फिर बोली हमको लग रहा है कि आप मेरा माइंड रीड कर रहे हो, साइकोलॉजी टेस्ट कर रहे हैं क्या? डॉक्टर बोले आपको ऐसा क्यों लग रहा है, ये साइकोलॉजी नहीं है, होम्योपैथी ऐसे वर्क करता है, पेशेंट को जानना पड़ता है हम लोग को। पेशेंट बोली ओ। फिर बोली स्वेलिंग इतना ज्यादा है और दर्द भी बहुत ज्यादा है, ठंडा खाने से बढ़ जाता है, इसलिए कुछ ठंडा भी नहीं खा पा रही हूँ। अभी जैसा मौसम है उससे और तकलीफ बढ़ जा रहा है। हॉट अप्लाई करती हूँ तो थोड़ा ठीक लगता है, इरिटेट हो गई हूँ मैं इस दर्द से, ये ठीक हो जाएगा ना जल्दी? डॉक्टर बोले जल्दी क्यों ठीक होना है? पेशेंट बोले सारा काम मैं अकेले करती हूँ यहाँ, खाना बनाना, कपड़ा धोना, पेशेंट को हैंडल करना, और दर्द की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। मेरे बैचमेट सब क्लिनिक ज्वाइन कर चुके हैं और मैं अब तक नहीं की हूँ दर्द के वजह से। पता नहीं कब ठीक होगा और मैं क्लिनिक ज्वाइन कर पाऊंगी, कब ठीक होगा और मैं क्लिनिक ज्वाइन कर पाऊंगी। पेशेंट में दर्द ऐसे रहेगा तो मैं सब कुछ कैसे कर पाऊंगी, और थेरेपिस्ट का काम ही होता है एक्टिविटी कराना बच्चा लोग को, और ऐसे दर्द रहा तो मैं कैसे करूंगी, क्लिनिक कैसे ज्वाइन करूंगी? डॉक्टर बोले मैं जो मेडिसिन बताऊंगा कैसे लोगे आप? पेशेंट बोले मैं खुद जाकर ले लूंगी। डॉक्टर ने पूछा कितना दूर पर मिलता है? पेशेंट बोले 3 किलोमीटर के दूर पर है, ऑटो से चली जाऊंगी। फिर डॉक्टर उनको 4 मेडिसिन सजेस्ट किए। पहला हायोसामस दिए थे, दूसरा नेट्रम सल्फ समथिंग था, कोलोथिन चाइना ये सब था। आफ्टर द फर्स्ट मेडिसिन टेकन, patient pain was gone in the first dose, but after 5 days, pain starts and it was so severe. Medicine again repeated, but pain is worse than before. But फिर भी उसने अपना कॉलेज जाना नहीं छोड़ा। Then patient takes second medicine, but not worked. Patient was so much irritated at that time and called me in anger कि ये क्या कि ये काम हो ही नहीं रहा है, क्या करूं मैं? तुम तो बोली थी ठीक हो जाएगा, अब तुम ही कुछ करो। इतना गुस्सा आ रहा है ना हमको, बता नहीं सकते हैं। हमको हमको ही क्यों हो रहा है यार? सब अपना पेशेंट देख रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उसका गुस्सा देखकर मुझे लगा कि यार कहाँ फंस गई मैं। मुझे भी गुस्सा आया आ गया था कि क्या यार, मैं एक तो हेल्प कर रही हूँ, ये तो हम पे ही गुस्सा कर रही है। फिर मैंने पूछा कि पेशेंट बोली कि एक तो इतना पैसा भी लगा और कुछ ठीक भी नहीं हुआ, इतना मेडिसिन भी ले आए हैं, उसका क्या करूं मैं? फिर मैं सो नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा भी दर्द होता है तो नींद नहीं आती है, बाथरूम में जो पानी गिरता है उसके आवाज से भी उसको नींद नहीं आता है। हम पूछे ठीक है बताओ क्या लग रहा है, तुमको पेन हो रहा है तो? पेशेंट बोली क्या पूछ रही हो तुम, फालतू का मत पूछो और दवा दो, नहीं समझ में आ रहा है तो बुक का फोटो सेंड कर दो हमको, हम खुद पढ़ के ले लेंगे। मैं बोली कि बताओ ठीक है, सही में मैं ही दूंगी दवा, क्या कर रही हो, पेन हो रहा है तो? पेशेंट बोली क्या करूंगी, लेटी रहती हूँ, इससे सो भी नहीं पा रही हूँ, इतना मैं दर्द से बहुत गुस्सा आ रहा है हमको, और कुछ मत पूछो तुम हमसे।
और उसका नेचर वाइज हम देखें कि वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है और हमेशा उसका अच्छा मार्क्स आते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। अगर कोई चीज को वो पढ़ना शुरू करती है तो पूरा पढ़ के खत्म करती है। अगर बीच में उसको अगर रेस्ट लेना रहता है तो वो टाइम सेट करते रहती है कि हाँ इतना बजे उसको रेस्ट करना है, इतना बजे उठ जाना है, फिर उसको पढ़ाई कंप्लीट करना है। और उसका नोट्स बहुत अच्छे हैं और उसका कोई दोस्त नहीं है ज्यादा। सब कोई उसको बोलता है कि बहुत रूड है, इतना अच्छे से बात नहीं करती है। और फिर जब भी उसको जरूरत पड़ता है दूसरा को कि उसका नोट्स चाहिए तभी जाके उससे बात करता है कोई, ऐसे नहीं बात करता है। और उसका जब दर्द शुरू होने से पहले क्या हुआ था कि वो बहुत अकेले हो गई थी। उसकी जो दोस्त थी वो कॉलेज छोड़ के दूसरे कॉलेज में चली गई थी, शिफ्ट हो गई थी। तो वही एक दोस्त थी जो उसको समझ पा रही थी और कोई उसको समझने वाला था नहीं। और वहां से उसको लगा कि वो अभी अकेले है। फिर गुस्सा में रहना, चिड़चिड़ा रहना, ये सब रहता था। फिर उसका और भी नेचर है कि वो गलत चीज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। घर में भी बहुत गुस्सा करती है अगर कोई चीज गलत बोल दिया है तो। ये सब के बेसिस पे हम अपना मेडिसिन दिए थे। और उसका रूटीन देखे तो सुबह लेट से उठना पड़ता है क्योंकि लेट नाइट स्टडी करती है एवरीडे। लाइब्रेरी जाना है फ्री टाइम में, सोते टाइम कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और इवन कि अगर टैप का पानी भी बह रहा होगा तो बंद करके आएगी तभी सोएगी, नहीं तो नहीं सो पाएगी। उसकी एक रूममेट भी थी जो नाइट में अपने घर वालों से बात करती थी, तो इसको नींद नहीं आता था एंड सी गॉट इरिटेटेड। एंड फिर झगड़ा हो गया जब ये बोल दी कि हम सो नहीं पा रहे हैं और तुम बाहर जाके बात कर लो। ये उसका केस था। उसके बाद हमने उसको 200 पोटेंसी में दिया था 3 डेज नाइट के लिए। उसके बाद स्लाइटली एग्रेवेशन उसको हुआ, लेकिन वो बोली कि दर्द हुआ लेकिन हमको ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसको रिलीफ होना शुरू हुआ। उसके बाद 1 महीना 2 महीना के बाद फिर से उसको रिपीट करना पड़ा था 200। उसके बाद 1 एम में एक बार 2 बार ली, उसके बाद अभी उसको दर्द नहीं है। सो दिस वाज द केस। मुझे भी ये नक्सोमिका का ही फील आया, जैसे मैडम ने पढ़ा। बहुत प्रॉपर भी है, वक्त की पाबंद है और इसको कैलकुलेटिव मैथमेटिक एबिलिटी है, इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छा है इसका। और उसके साथ में हिंडर्ड फीलिंग अगर हम लेंगे तो चाइना की ओर जाते हैं हम, पर चाइना तो शायद पहले दे चुके थे वो जो डॉक्टर ने बताया था। मुझे भी नक्सोमिका की जैसी ही लग रही है उसका एंगर और इरिटेबिलिटी देख के। बाकी मैडम आप बताइए, आपसे सीखेंगे आज। हेलो सर। हेलो जी मैडम। हाँ जी बोलिए मैडम। ये नक्सोमिका ही लग रही है क्योंकि बहुत क्लैरिटी है इसकी। जो भी अपनी प्रॉब्लम बता रही है, जैसे इसने ब्लड टेस्ट भी बताए हैं, काम बताया है, और इसको ये कि मेडिसिन लिए तो इमीडिएट अब रिलीफ आना चाहिए। तो उससे इरिटेशन हो रही है थोड़ा, जैसे ये हाइपर सेंसिटिविटी टू नॉइसेस, जो टैप वाटर का भी इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रात को फ्रेंड बात करती है तो उससे भी इसकी नींद खराब हो रही है। और ये टू प्रॉपर है तो नक्सोमिका की ही फील आ रही सर। थैंक यू। सो कॉन्ग्रेचुलेसन ऑल ऑफ यू जिन्होंने नेक्स्ट भूमिका रेमेडी की ओर गए हैं। और वैसे उस टाइम में फर्स्ट ईयर में थी और फर्स्ट टाइम लग रहा था होम्योपैथी लेके गलत किए हैं, सही किए हैं, क्या किए हैं पता नहीं। उसके बाद फर्स्ट टाइम ही हम माइंड मेथड से जो भी क्लास किए थे उसी के बेसिस पे हमने मेडिसिन दिया था और इतना अच्छा रिजल्ट आया नेक्स्ट भूमिका से, तो उसके वजह से फर्स्ट ईयर से ही हमने माइंड मेथड से ही प्रैक्टिस करना शुरू किए। इसलिए अभी हम अपना पीपीटी शेयर करेंगे जो बनाए हुए हैं नेक्स्ट भूमिका। Hello learners, HSH presents to you detailed course for beginners in the mind method. This basic primary course contains rubric study, understanding of the rubric, its differentiation, its application and remedies under the particular rubric. Thus, we will study materia medica of the mind with reference to rubrics. Learn remedies, our bread butter remedies with special reference to similar seeming rubrics and detailed study of the rubrics of mind of that particular remedy. Special emphasis is on hands-on training with cases presented by our mentors who explain cases in detail with their analysis, evaluation and prescription with the follow-up. Our study starts in the morning and continues till evening when it is presented with a voice chat or a recorded chat. Recordings are given for 3 months for those who miss the sessions.
Any other queries, contact Dr. Ashok Avadia on the given number. Thank you from Team HSH. So this is the case of next भूमिका. उसमें हम अपना एनालिसिस उस टाइम लिए थे. एंगर पेन अबाउट, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, सेंसिटिव टू नॉइज, एलिमेंट फ्रॉम एंगर, एलिमेंट फ्रॉम जेलेसी. जेलेसी उस टाइम ये था कि दूसरे लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्लिनिक और अभी हम क्लिनिक नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं अभी तक. फिर एक्सट्रीमिटी से रिमेटिक पेन लिए थे और एम्बिशन उसका बहुत इंक्रीज था, मतलब पढ़ाई पे इतना फोकस, वर्क पे इतना बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी, जिसके वजह से नेक्स्ट भूमिका आया था और नेक्स्ट भूमिका हम उसको दिए. तो अगर हम लोग नेक्स्ट भूमिका का अगर जर्नी देखते हैं तो इसी के थ्रू भी बहुत अच्छा जर्नी हम लोग सीख सकते हैं ये लड़की के थ्रू, क्योंकि इसका जो चाइल्डहुड का जो स्टोरी है वो ऐसा है कि शी वाज द थर्ड डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स एंड आफ्टर हर वन ब्रदर वाज बोर्न. मतलब पहले से उसकी 2 बहन थी, ये तीसरी है, उसके बाद और एक बेटा हुआ उनको. फ्रॉम द चाइल्डहुड शी वाज लिव्ड विथ हर नाना एंड नानी. शी थॉट her nana and nani was her mama and dad. After she aged, her parents take her to their home. She was a sudden emotion change takes place and she got her first epilepsy attack and got medication from that time and continued till now. So I thought maybe here the rubric may be element from neglected being, lack of affection. नेक्स्ट भूमिका जो सबसे पहले ये वाला उसका लगा कि कहीं ना कहीं बचपन में उसको नेग्लेक्शन मिला, जहाँ पे उसको अफेक्शन नहीं मिला, जिसके वजह से उसको एपिलेप्सी अटैक आया और वो नेक्स्ट भूमिका की ओर जाने लगी अपने आप को प्रूव करने के लिए. She was so ambitious and want to be independent. She was so hardworking and workaholic person. Her routine was study and study every day and making proper notes and late night study and a deep sleep. She does not want any disturbance when she is sleeping. Small voice and sound during sleep make her wake up and she get irritated and angry. And she saw her sister suffering in loss, so she was so angry about and don't talk to them. She can't tolerate contradiction and injustice. She also want a perfect partner for her. Looks wise भी उसको perfect होना चाहिए, intelligence होना चाहिए and able to manage her anger. रडार में कुछ हमको मिला था रूब्रिक, जिसमें नेक्स्ट भूमिका का था डिस्टर्ब्स, अवर्जन टू बीइंग, रेफरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, एंगर इंटरप्शन फ्रॉम, रेस्ट डिजायर फॉर, इंडस्ट्रियस है, ऑब्जर्व बिजनेस मैटर इन, एंजाइटी बिजनेस अबाउट, प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड फ्रॉम बिजनेस. इतना ज्यादा बिजनेस मतलब अपना वर्क को देती है वो, अपना टाइम मतलब एंजाइटी हो रहा है, उसी में खोया हुआ है, बहुत ज्यादा आर्डेंट टाइप की है, इंडस्ट्रियस है. लास्ट में उसको जब बहुत ज्यादा बिजनेस वर्क होता है तो लास्ट में इंसान को प्रोस्ट्रेशन आने ही लगता है. और बिजनेस मैन वर्न आउट बिजनेसमैन सुइटेड टू, बहुत ज्यादा थका हुआ बिजनेसमैन जैसे होता है उस टाइप का है. केयरफुल ऑफ बिजनेस अबाउट हिज, क्वाइट वांट टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर. बहुत ज्यादा काम करने के बाद उसको होता है कि अभी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए. लॉन्गिंग रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी फॉर, डिल्यूजन सीक बीइंग एंड फॉर दिस रीजन विल नॉट वर्क. जब वो बीमार पड़ता है तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा, उसको उस टाइम रेस्ट ही चाहिए. इम्पेशेंस स्पोकन टू व्हेन, ऑब्स्टिनेट रेसिस्ट विशेस ऑफ अदर्स, एजिलिटी मेंटल, एंगर आंसर व्हेन अप्लाइज टू, क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्वारलसम पेन ड्यूरिंग, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, इम्पेशेंस कोराइजा विथ. कोराइजा जो होता है वो छोटी सी चीज है, लेकिन इतनी छोटी सी चीज में वो इम्पेशेंस हो जाना. और क्वारलसम डिस्टर्ब इट, fastidious, anger objects are not in proper place if, frown disposed to, मतलब frowning उसका बन जाना हमेशा. और इसमें भी है mind abrupt, affectionate yet rough, duty too much sense of duty, fastidious, anxiety health about own health, fear disease of impending, anxiety future about, ardent, audacity, confident, ambition increased, a highly ambitious personality with aspiration to make name and fame, mind ambition increased competitive, mind ambition increased for fame, mind ambition increased to make money. ये सब रूब्रिक्स में हम लोग नेक्स्ट भूमिका को देख सकते हैं.
और हुआ नेक्स्ट भूमिका एंटर इन क्लिनिक, जब भी क्लिनिक के अंदर नेक्स्ट भूमिका एंटर करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सीरियस टाइप का रहेगा, जिसको मजाक बिल्कुल नहीं पसंद, सीधी बात, नो बकवास। बट इन दिस केस इट्स द रेयर टाइप इन द रूब्रिक लाफिंग इमोडरेटली, मतलब वो बहुत ज्यादा स्माइल करते, बहुत ज्यादा स्माइल नहीं मतलब बहुत ज्यादा हंसने वाली। और पोस्टर जो होता है नेक्स्ट भूमिका हमेशा डिसेंट और प्रॉपर और स्ट्रेट रहेगा, जैसे कि हम लोग ये वाला देख सकते हैं। नेक्स्ट भूमिका इज वेरी पंक्चुअल, जो टाइम दिया गया है उस टाइम से वो पहले आ जाएगा, और डॉक्टर भी लेट से आएगा तो उससे भी झगड़ा कर लेगा। वो क्लिनिक में एंटर करते ही रिपोर्ट दिखाएगा सिस्टमिक वे में, अपना कंप्लेन भी सिस्टमिक वे में बताएगा। रूटीन ऑफ नेक्स्ट भूमिका टू द पॉइंट रहेगा, 8 बजे उठना है, 9 बजे नाश्ता करना है, 10 बजे ऑफिस जाना है, 4 बजे घर, अपने काम को 100% देगा। उसको डिस्टर्ब नहीं पसंद, डिस्टर्ब अवर्जन वो बीइंग में है। एंगर इंटरप्शन फ्रॉम रेफरेंस दोज अराउंड हिम। Next is like to be perfect, expect others to be perfect too. Fastidious, rest desire, delusion, people question and he must answer. People address him with. मतलब नेक्स्ट भूमिका लगता है कि कोई अगर हम काम लिए हैं तो हमसे क्वेश्चन करेगा पीपल की, अगर तुम ये काम नहीं कर पाए तो उसको लगता है बहुत जिम्मेदारी है उस काम के लिए। फिर बिजनेसमैन, worn out businessman suited to. Worn out means extremely exhausted. Next भूमिका needs stimulant, rest desire, delusion, sick being, quite want to be repose and tranquility, quarrelsome, disturb, irritability, pain during, anger when obliged to answer. और अगर हम लोग डीडी करना चाहेंगे नेक्स्ट भूमिका और ब्रानिया में तो दोनों ही बिजनेस ओरिएंटेड है। नेक्स्ट भूमिका परफेक्शनिस्ट होता है, उसको एकदम 1 नंबर का काम करना है, इसको फायदा नुकसान से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन अगर नेक्स्ट ब्रानिया को हम लोग देखेंगे तो उसको जो है फायदा नुकसान देखना है कि हाँ किसमें हमको नुकसान हो रहा है और किसमें फायदा हो रहा है। और अगर हम लोग वहीं ब्रानिया को देखते हैं तो वो बिजनेस स्टॉक में है, मतलब उसको ये हमेशा बिजनेस के बारे में बात करेगा और कहीं से फियर पॉवर्टी पे भी मतलब उसको रहता है कि हाँ अगर हम गरीब हो जाएंगे तो उसको लेके उसको डर रहता है। दोनों ही बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन नेक्स्ट भूमिका जो होता है बहुत परफेक्शन चाहिए, मतलब परफेक्शन और क्वालिटी दोनों के लिए। और ब्राइनिया के लिए होता है कि फायदा के लिए और फियर ऑफ पॉवर्टी के कारण। दोनों काम करते करते थकते हैं, बीमार पड़ते हैं और यही उनका पोर स्टेट है, डिल्यूजन पोर ही इज। नेक्स्ट भूमिका पोर इसलिए फील करता है वो अपने वर्क को क्वालिटी नहीं दे पा रहा होता है, परफेक्ट वे में नहीं कर पा रहा है। ब्रानिया पोर इसलिए फील करता है क्योंकि उसकी बीमारी के कारण उसका बिजनेस सफर कर रहा है, और दोनों ही रेस्ट डिजायर फोर में है। नेक्स्ट को पूरा रेस्ट चाहिए, जिसके वजह से अपनी पूरी एनर्जी गेन करने के लिए वो रेस्ट करता है कि वो पहले जैसा फिर वो काम कर सके। लेकिन ब्रानिया को रेस्ट नहीं चाहिए, जैसे कि अगर नेक्स्ट भूमिका रेस्ट कर रहा है तो उस तक कॉल नहीं आना चाहिए, मतलब ऑफिस से वो अपना फोन साइलेंट पे या फिर स्विच ऑफ करके रखेगा। उसके बाद जब उसका नींद पूरी हो जाएगी तभी वो फोन उठाएगा, बात करेगा। लेकिन ब्राइनिया के मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है कि उसका अगर कॉल आया तो वो पहले उठा ले कि अच्छा कोई इंपॉर्टेंट कॉल तो नहीं है, कोई हम मिस तो नहीं कर जा रहे हैं। और दोनों को दोनों ही डिस्टर्ब नहीं चाहिए, जिसमें कि डिस्टर्ब अवर्जन टू बीइंग में है, इरिटेबिलिटी डिस्टर्ब वन में है। अब ये दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे? ब्रानिया जो होता है वो बहुत ज्यादा तुरंत रिएक्ट करने वाला है, क्योंकि वो रेफरेंस सेंसिटिव मोरल इंप्रेशन या रिलीजियस अफेक्शन में नहीं, मीन्स इसको किसी के जुड़ाव नहीं है, इसलिए उसको हम लोग ड्राइनिया भी बोलते हैं। और हम लोग ये देखते हैं ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है ये नेक्स्ट भूमिका है क्या है, जिसमें कि प्रॉन डिस्पोजिशन है उसका। इसमें है कि अगर हम लोग नेक्स्ट भूमिका को पर्सनालिटी को देखते हैं तो मोस्टली हम लोग क्या देखते हैं कि एक एम्बिशन है होना चाहिए, दूसरा एरोगेंट होता है, दूसरा कॉन्फिडेंट तो बहुत ज्यादा होता है, वर्कोहलिक होता है, परफेक्शनिस्ट होता है, एग्रेसिव होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इम्पेशेंस होता है। और हम लोग देखते हैं कि अर्ली आरए जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो वो अफेक्ट करता है बोन एंड जॉइंट को। तो बोन एंड जॉइंट को अफेक्ट करने का उसका जो साइकोलॉजिकल कॉज है, अगर हम लोग जीएनएम में हम देखते हैं तो उसका क्या है ना, सेल्फ डिवैल्यूएशन। अगर कोई आदमी अपने आप को सेल्फ डिवैल्यूड करता है तो उसके शरीर में कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा ही करेगा।
इसमें जैसे कि है ए जनरलाइज सेल्फ devaluation conflict concerns the whole person. The conflict is experienced, for example, through humiliation, accusations, scolding, and abuse at work या फिर failure of work in the relationship as a parent or partner, a poor performance, intellectual, artistic, or athletics, or poor feeling of shame and guilt, the loss of a status, the loss of a workplace, retirement, illness, or injury. Example, I am out of commission. If again, aging, I am not as good as I used to be. I am getting old and useless. Or the loss of a person who made one feel appreciated and needed are other conflict scenarios. इसमें scenarios क्या हो सकता है कि loss of a person who made one feel appreciated and needed, जो उसकी दोस्त थी वो उसको छोड़ के दूसरे कॉलेज में चली गई, जिसके वजह से उसको बोन इफेक्ट हो सकता है अगर हम लोग उसका साइकोलॉजिकली डायनेमिकली अगर हम लोग देखते हैं तो। थैंक यू सर, यहाँ तक कि हम अपना पीपीटी बना पाए थे। जितनी उम्मीद थी उससे अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और उससे ज्यादा सैल्यूट बनता है कि जो अभी फाइनल ईयर में होके आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और इतने कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट किया। आगे भी अपनी ये यात्रा जारी रखिएगा, जो बहुत अच्छा बनता है बता के जरूर शेयर करिएगा। आज जो एनालिसिस के लिए 3 मेंबर आगे आए थे उनको बधाई, उनको थैंक यू। उन तीनों को HSH प्लस का इस महीने का सब्सक्रिप्शन और फ्री मिलेगा, साथ में विश्वजीता मैडम को भी थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू तो सर, थैंक HSH में हम पढ़ाई करते हैं, मस्ती नहीं करते हैं, महफिलें नहीं जमाते हैं, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप सीरियसली आए, कम से कम एनालिसिस करने के लिए 2 शब्द बोलें, ना बोलें तो सैल्यूट है। थैंक यू, यू। थैंक यू अगेन आप सबको फॉर बीइंग विद HSH। थैंक यू विश्वजीता मैडम, सैल्यूट टू ऑल।